जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल क्राइम की आहट में बहुत बहुत स्वागत है। दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी में एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। 2006 की जनवरी से निठारी गांव से कुछ बच्चे गायब होना शुरू होते हैं। ये बच्चे बड़े ही रहस्यमय तरीकों से गायब हो रहे थे। इन गायब होने वाले बच्चों की उम्र 7, 8, 9, 14 तक की थी। इनमें एक ऐसी लड़की भी थी जो 16 साल की थी। बाकी के सभी बच्चे छोटे थे। इन गायब होने वाले बच्चों में लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे। ये बच्चों के गायब होने का सिलसिला जनवरी से दिसंबर तक लगातार चलता रहता है। जिनके बच्चे गायब होते हैं वो कानून के सामने गुहार लगाते, पर कोई इस मैटर को सीरियस नहीं लेता था। हर कोई इस केस को लगातार अनसुना कर रहा था। ये जो भी बच्चे गायब हो रहे थे उनमें ज्यादातर बच्चे गरीब घर से थे, इसलिए और इनकी कोई नहीं सुनता था। पुलिस के पास लगातार लोग रिपोर्ट लिखवा रहे थे, पर पुलिस ने कभी इन रिपोर्ट को सीरियस नहीं लिया। पुलिस पर ऊपर से भी कोई दबाव नहीं रहता था, क्योंकि जो बच्चे गायब हुए थे उनके माँ बाप बेहद गरीब थे, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था। यह गायब होने का सिलसिला लगातार चलता रहा और बच्चों के गायब होने की कतार लगातार बढ़ती गई। जनवरी से मई आते आते 10 से 12 बच्चे गायब हो चुके थे। इसी बीच 7 मई को एक पायल नाम की लड़की अचानक गायब हो जाती है। ये बच्ची अभी तक गायब हुए बच्चों में सबसे बड़ी थी। इसकी उम्र लगभग 15 साल की थी। जब 15 साल की बच्ची पायल गायब हो जाती है तब उसके पिता नंदलाल पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। पुलिस बाकी के पेरेंट्स की तरह नंदलाल को भी टालती रहती है, पर नंदलाल पीछे नहीं हटता। वो लगातार थाने के चक्कर काटता रहता है। जब नंदलाल पुलिस के पीछे पड़ जाता है तो पुलिस उससे कहती है कि शायद तुम्हारी बेटी अपने किसी दोस्त के साथ भाग गई होगी। तुम परेशान नहीं हो, ना ही हमें परेशान करो, वो जल्द ही लौट आएगी। पुलिस इसी तरह से नंदलाल को बराबर टरकाती रहती है। जब भी नंदलाल थाने जाता तो पुलिस हर दिन उसे फालतू कहानियां सुनाकर टरका देती, पर नंदलाल बाकी पेरेंट्स की तरह खामोश नहीं बैठता। जब नंदलाल पुलिस से थक कहते कहते थक जाता है और ये समझ जाता है कि पुलिस मक्कारी कर रही है, तो वो सीधे एक वकील करता है और कोर्ट पर जाकर कहता है कि मेरी बच्ची गायब हो चुकी है, पर पुलिस ना ही रिपोर्ट लिख रही है और ना ही कोई कार्रवाई कर रही है। उल्टा अपनी ड्यूटी करने के बजाय मेरी बेटी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है। सेशन कोर्ट नंदलाल की अपील को बहुत सीरियस लेती है। इन सब के साथ नंदलाल ये भी बताता है कि मेरी बेटी के अलावा और भी कई बच्चे गायब हुए हैं, पर पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस सभी मामलों में लगातार लापरवाही दिखा रही है। तब कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप जल्द से जल्द इसकी एफआईआर दर्ज करिए। जब एफआईआर की बात होती है तो पुलिस पूछती है कि हम किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, तो नंदलाल सभी प्रूफ देना शुरू करता है और अपने बेटी के गायब हो जाने की कहानी सुनाता है। नंदलाल बताता है कि 7 मई 2006 को मेरी बेटी पायल अपने घर से रिक्शा पकड़कर कोठी नंबर D5 के पास तक जाती है। रिक्शा कोठी के पास रुकता है। पायल रिक्शे वाले से ये कहकर जाती है कि आप यहीं बाहर रुको, मैं कोठी के अंदर से होकर आती हूँ, फिर आपको पैसा दूंगी। इतना कहकर पायल अंदर चली जाती है। रिक्शा वाला बाहर खड़ा रहता है और पायल के वापस आने का इंतजार करता रहता है। इंतजार करते हुए काफी समय बीत जाता है, पर पायल कोठी से बाहर नहीं आती है। अब रिक्शा वाला उस कोठी की घंटी बजाता है। घंटी की आवाज सुनकर कोठी के अंदर से एक शख्स बाहर आता है। वो रिक्शे वाले से पूछता है क्या काम है, क्यों घंटी बजाई। रिक्शा वाला बताता है कि अंदर जो लड़की गई है उसने मेरे पैसे नहीं दिए हैं। वो कहकर गई थी कि वापस आकर पैसे देगी, पर अभी तक वो वापस नहीं आई है, इसलिए मैंने घंटी बजाई थी। ये सब सुनकर कोठी के अंदर से आया हुआ शख्स कहता है कि यहाँ तो कोई आया ही नहीं, और जो आया था वो तो काफी देर पहले यहाँ से जा चुका है। रिक्शा वाला कहता है कि अरे नहीं साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो तब से गेट के सामने ही खड़ा हूँ, मैंने यहाँ से किसी को बाहर जाते नहीं देखा। अंदर से आया हुआ शख्स बार बार यही दोहराता है कि यहाँ कोई नहीं आया, जो आया था वो कब का जा चुका है। रिक्शा वाला भी अपनी जिद पर अड़ा रहा, पर आखिर में रिक्शा वाला उदास होकर वहाँ से चला जाता है। ये जिस शख्स ने रिक्शे वाले को बेवकूफ बनाया था उसका नाम सुरेंद्र कोहली था। नंदलाल बताता है कि हमारे गांव निठारी में बच्चे लगातार गायब हो रहे थे और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। नंदलाल बताता है कि मैं ये अच्छे से जानता था कि पुलिस मेरी कोई मदद नहीं करेगी, इसलिए मैंने खुद ही अपनी बेटी को खोजना शुरू कर दिया था। जिस दिन मेरी बेटी गायब हुई थी मैंने उसी दिन से अपनी बेटी को खोजने में अपनी जी जान लगा दी थी। नंदलाल बताता है कि जब मैंने लोगों से पूछताछ की तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी पायल रिक्शे से गई थी। नंदलाल सीधे रिक्शे वाले को खोजता रहता है। खोजते खोजते उसे वो रिक्शे वाला मिल जाता है। फिर नंदलाल रिक्शे वाले से पूछता है कि तुमने पायल को कहाँ छोड़ा था।
वो रिक्शा वाला नंदलाल से बताता है कि मैंने पायल को इस कोठी के बाहर छोड़ा था। वो मुझसे कहकर गई थी कि वापस आकर पैसे देगी, पर वो फिर अंदर से बाहर ही नहीं आई। ये सारी बातें रिक्शा वाला नंदलाल को बताता है। इन सारी चीजों को लेकर पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। एफआईआर कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पटेल के खिलाफ दर्ज हुई थी। ये जो कोठी का मालिक था वो बड़ा रईस था। ये पंजाब का रहने वाला एक बड़ा बिजनेसमैन था। विदेशों में भी इसका आना जाना था। पुलिस में भी इसकी अच्छी खासी पकड़ थी। जब उसे पता चला कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो वो सीधा मामले का रफा दफा करने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाता है। वहां जाकर कहता है कि ये सब बकवास है, ये एफआईआर फर्जी लिखी गई है। पर इलाहाबाद अदालत को निचली अदालत नहीं मानती। वो कहती है कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए और कार्रवाई शुरू कीजिए। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। अब पुलिस अपनी ड्यूटी करने के लिए मजबूर हो जाती है। अब पुलिस की आनाकानी देखते देखते दिसंबर 2006 आ जाता है। पुलिस के ऊपर दबाव तो बहुत था कार्रवाई करने का, पर उधर कोठी के मालिक से दोस्ती भी बहुत गहरी थी। इसी बीच जब पुलिस ने जांच करनी शुरू की तभी पुलिस को पता चला कि बाकी की जनता भी अपने गायब हुए बच्चों को खोजने का दबाव बना रही है। अब पुलिस करे भी तो क्या, मजबूरी में पुलिस कार्रवाई करनी शुरू कर दी। जब पुलिस ने जांच के दौरान सभी आसपास के लोगों से पूछताछ की तो एक बड़ी ही अजीब चीज सामने आई। जांच के दौरान पुलिस को ये पता चला कि निठारी से जितने भी बच्चे गायब हुए वो सभी अलग अलग घरों से थे, लेकिन गायब हुए सारे बच्चे आखिरी बार निठारी की उसी कोठी के आसपास देखे गए थे। गायब होने वाले बच्चों में ये बात कॉमन थी कि सभी गायब हुए बच्चों का संबंध उस कोठी से ही था। पुलिस इस बात से हैरान हो जाती है कि उस कोठी के बाहर ही क्यों सभी बच्चे गायब हुए। आखिरी बार ये सभी बच्चे उस कोठी के बाहर ही देखे गए थे। इनमें कुछ बड़े अफसर भी थे। उन्होंने अब सीरियस जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि उस D5 कोठी में 2 लोग रहते हैं, एक मनिंदर सिंह पटेल और दूसरा कोठी का नौकर सुरेंद्र कोहली। ये कोठी मनिंदर सिंह ने सन 2000 में ली थी। पहले मनिंदर की पत्नी और बच्चे भी यहाँ जाया करते थे, लेकिन कुछ दिन बाद फैमिली पंजाब में शिफ्ट हो जाती है और मनिंदर भी यहाँ आता जाता रहता है। मनिंदर का नौकर सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का रहने वाला था। सन 2000 में सुरेंद्र कोहली नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था। सन 2000 में सुरेंद्र को कर्नल के घर में कुक की नौकरी मिल गई। सुरेंद्र खाना अच्छा बनाया करता था। सुरेंद्र कोहली ने कर्नल के घर में 2000 से 2003 तक नौकरी की। 2003 में मनिंदर सिंह पटेल भी यहीं आकर रहने लगे। मनिंदर सिंह पटेल की कर्नल से अच्छी जान पहचान थी। मनिंदर सिंह को भी एक भरोसेमंद नौकर की तलाश थी। कर्नल ने कहा कि सुरेंद्र कोहली एक अच्छा नौकर है। कर्नल के मुंह से सुरेंद्र की अनेकों तारीफें सुनकर मनिंदर सिंह ने सुरेंद्र को अपने घर में रख लिया। अब सुरेंद्र कोहली ही पूरी तरह से कोठी की जांच पड़ताल किया करता था। मनिंदर कभी कभी इस कोठी में रहने आया करते थे। जांच के दौरान पता चला कि मनिंदर सिंह पटेल निठारी की कोठी में सिर्फ अय्यासी करने आते थे। मनिंदर निठारी की कोठी में लड़कियां मंगवाते और अय्यासी करते। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। मनिंदर सिंह 2003 से 2006 तक लगातार निठारी में आकर गुलछर्रे उड़ाता रहा। 2006 में जब बच्चे गायब हुए तब मनिंदर के ऊपर जांच शुरू हुई और पुलिस ने मनिंदर के कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू किए। अब जब कई राज खुले तो पुलिस के ऊपर दबाव डाला गया कि पुलिस D5 कोठी के अंदर जाए और जांच करे। 31 दिसंबर 2006 को नोएडा पुलिस ने दबाव में आकर D5 कोठी के अंदर जाने का फैसला किया। जब पुलिस की टीम D5 कोठी में गई तो उन्हें कोठी के अंदर कुछ भी नहीं मिला। पुलिस की टीम ने कोठी को कई बार खंगाला, अंदर और बाहर से, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पुलिस को कोठी में एक चीज बड़ी अजीब लगती है। वो चीज ये थी कि कोठी के पीछे साइड एक लोहे का ग्रिल था। ये ग्रिल छत से लेकर जमीन तक था। इस ग्रिल के ठीक बाहर बहुत बड़ा नाला था। ये नाला कोठी के पीछे से बहता था, इसलिए इस नाले पर किसी का कोई ध्यान भी नहीं जाता था। ये नाला सभी घरों के पीछे साइड था, इसलिए इस नाले की कभी सफाई भी नहीं होती थी। जब पुलिस D5 की कोठी में गई तो बाकी लोगों का भी हौसला बढ़ा। वो भी पुलिस के साथ कोठी के अंदर गए और नाले को खंगालने लगे। सभी लोगों में एक शख्स ने अपना दिमाग लगाया और कोठी के पीछे गया। जब वो कोठी ठीक से देख रहा था तो उसने नोटिस किया कि D5 कोठी के पीछे जो नाले का हिस्सा है उसमें बड़े बड़े पॉलीथीन के बैग पड़े हुए हैं। उसे ये बैग बड़े अजीब लगे। उसने ये चीज एक पुलिस वाले को बताई। पुलिस वालों ने कहा, बिना हाथ लगाए एक बैग को डंडे से निकालो। जब उस बैग को नाले से बाहर निकाला गया तो उसे देखकर सभी हैरान हो गए। उस बैग में इंसानी शरीर के कुछ टुकड़े थे। जो पहली पॉलीथीन निकाली गई थी उसमें किसी बच्चे के पैर थे। ये नज़ारा देखते ही पुलिस वालों की हालत खराब हो गई। पुलिस की टीम ने फौरन अपने सीनियर अफसरों को इन्फॉर्म किया। फौरन कोठी D5 में सीनियर अफसर भागे भागे आए। वहां देखा तो पॉलीथीन बहुत सारे थे। सभी पॉलीथीन के कलर डिफरेंट थे।
उस नाले में लाइन से दूर तक पॉलीथीन बैग पड़े हुए थे। पुलिस ने तुरंत सफाई कर्मी को बुलाया और उस नाले में उतारा। सफाई कर्मी ने नाली में उतरकर एक एक करके पॉलीथीन बैग निकाले। जब उन पॉलीथीन बैगों को निकाल कर गिना गया तो वो टोटल 40 बैग थे। इन सभी बैगों में इंसानी अंग थे। उन सभी पॉलीथीन बैगों में एक चीज सिमिलर थी। उन सभी बैगों में सिर्फ 3 ही हिस्से मिल रहे थे, एक पैर, दूसरा सर, तीसरा धड़ के नीचे के हिस्से। गर्दन से लेकर पेट तक का भाग किसी पॉलीथीन में नहीं मिल रहा था। ज्यादातर क्राइम में क्रिमिनल जिसे मारते हैं उसका सिर गायब करते हैं, पर यहाँ तो पूरी कहानी उल्टी थी। इन सभी लाशों में बहुत सारी बॉडीज डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। इस वजह से पता भी नहीं चल रहा था कि किसकी लाश है, क्योंकि कई लाशों को 12 महीने हो चुके थे। इसलिए पुलिस की टीम सभी लाशों को उठाकर फॉरेंसिक लैब भेज देती है। उन सभी बैगों में टोटल 17 सिर मिले थे। अब पुलिस 1 जनवरी 2007 को मुनिंदर और कोहली दोनों को हिरासत में ले लेती है और दोनों को थाने में ले जाती है। इसी बीच मामला पूरे भारत में हवा की तरह फैल जाता है। मीडिया, पब्लिक सभी न्याय की मांग करने लगते हैं। इसी बीच अलग अलग खबरें फैलने लगती हैं। इन बच्चों को मारकर उनके अंग काटकर बेचे गए। उधर पुलिस मुनिंदर और सुरेंद्र पाल से पूछताछ करती है, पर वो कुछ भी नहीं बताते। जब मालिक और नौकर अपना मुंह नहीं खोलते तो पुलिस फिर से कोठी की तलाशी लेती है। इस तलाशी के दौरान ही पुलिस को एक मोबाइल फोन मिलता है। ये मोबाइल फोन चेक करने पर पता चलता है कि ये फोन पायल का है। पायल को फोन उस कोठी से उसके गायब होने के 7 माह बाद मिलता है। जब पायल का फोन मिला कोठी से तो पुलिस ने उसके बारे में कोठी के मालिक से पूछा, तो उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र कोहली से भी पूछताछ की। पहले तो नौकर ने इधर उधर करके घुमाया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती बरती तो सुरेंद्र कोहली को मजबूरी में अपना जुर्म एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, वो फोन पायल का है। केस तो ऑलमोस्ट सॉल्व था, पर पुलिस इसलिए हैरान थी कि इतने सारे बच्चों को मारने के पीछे इन दोनों का मोटिव क्या था। आखिर क्यों इन्होंने इतने सारे मासूम बच्चों को इतनी बेरहमी से मार डाला। पुलिस इन सारी लाशों को लेकर बहुत परेशान थी। उन्होंने सबसे पहले कोठी के मालिक मुनिंदर से पूछताछ की, तो वो पहले खुद को इन सबसे अनजान बताता रहा, लेकिन जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने सच बोलना शुरू किया। उसने बताया कि जब भी मैं दिल्ली आया करता था तो अपनी इस निठारी की कोठी में जरूर आया करता था। यहाँ आकर मैं 1-2 दिन जरूर रुका करता था। यहाँ मैं लड़कियों को बुलवाया करता था। लड़कियों के साथ 1-2 दिन मजे करके मैं वापस चला जाया करता था। एक बार ऐसा हुआ, मैंने अपने दलालों को फोन किया लड़कियां भेजने को, लेकिन उन्होंने लड़की नहीं भेजी। लड़की ना आने के कारण मैं बड़ा बेचैन हो गया। मुझे अब कैसे भी करके लड़की चाहिए थी, क्योंकि मेरे निठारी आने का मकसद ही अय्यासी करना होता था। जब मैंने चारों तरफ हाथ पैर मार लिए और मेरी समस्या का कोई हल नहीं निकला तो मैंने उस दिन पहली बार लड़की का इंतजाम करने को अपने नौकर सुरेंद्र को कहा, क्योंकि सुरेंद्र ये अच्छे से जानता था कि मैं यहाँ लड़कियों के लिए ही आता हूँ, इसलिए मुझे उससे कहने में कोई अजीब भी नहीं लगा। इसके साथ मुनिंदर ने यह भी बताया कि जब मैं लड़कियों के साथ रात गुजारता था तो सुरेंद्र अधिकतर मुझे छुपकर देखा करता था। सुरेंद्र को ये अच्छी तरह पता था कि मैं कैसा हूँ। उसे भी लड़कियों में इंटरेस्ट था। जैसे ही मुनिंदर ने कहा कि सुरेंद्र से लड़की भेजने को, तो वो फौरन तैयार हो गया और आनन फानन में एक लड़की को ले आया। मुनिंदर ने फिर अपनी पूरी रात उस लड़की के साथ गुजारी। मुनिंदर ने अपने बयान में बताया कि मैं लड़कियों के साथ टाइम पास जरूर करता था, पर मैंने कभी किसी भी लड़की की जान नहीं ली। इसके साथ मुनिंदर ने यह भी बताया कि मैंने कभी किसी बच्चे का शोषण नहीं किया, मैं सिर्फ लड़कियों के साथ टाइम पास किया करता था। और हाँ, मैं लड़कियों को उनकी मर्जी से पैसे देकर बुलाया करता था। मैंने कभी किसी लड़के के साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया। मुनिंदर का बयान सुनकर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पाया कि मुनिंदर सच बोल रहा है। अब पुलिस के पास सिर्फ एक शख्स बचा था, वो था सुरेंद्र कोहली। अब पुलिस सोचती है कि सुरेंद्र ने ये अपराध क्यों किया। ये कांड पूरे देश में फैल चुका था। पुलिस पर सबका दबाव था, ऊपर से काम का प्रेशर। इतना ही नहीं, जिन्होंने पहले काम नहीं किया था उनको सस्पेंड भी किया जा चुका था। इसलिए नई टीम अपना खून पसीना एक किए हुए थी। निठारी में आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहे थे। पूरी पब्लिक न्याय की मांग कर रही। पुलिस अब सुरेंद्र को उठाती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। सुरेंद्र कोहली कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। सुरेंद्र हर इल्जाम अपने मालिक मुनिंदर पर डाल रहा था और हर बार खुद को बेगुनाह बता रहा था। फिर पुलिस ने उसे अनेकों बनावटी कहानियां सुनाई कि तुम्हारी मालिक ने सब कुछ बता दिया है। पुलिस ने यह चाल उससे सच उगलवाने के लिए चली थी और उनकी ये चाल कामयाब भी हो जाती है। पुलिस की बातों में आकर सुरेंद्र अपना मुंह खोल देता है। जब सुरेंद्र अपना जुर्म कबूल करता है तो सारे पुलिस वाले जो उससे बयान ले रहे थे वो सभी कमरे से बाहर आ जाते हैं। उनमें से कुछ खूब उल्टियां भी करते हैं। उनमें से कुछ पुलिस वाले अपने सीनियर से कहते हैं कि हम इसका बयान नहीं ले पाएंगे
तो उनके सीनियर पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो आप बयान नहीं लेंगे। पुलिस वाले बयान को देखते हैं और सभी पुलिस वालों को समझा कर ले जाते हैं। पुलिस वाले जब दोबारा कोहली के पास बयान लेने जाते हैं तो सबसे पहले वो कोहली के हाथ बांध देते हैं और इसके बाद उससे पूछताछ करते हैं। सुरेंद्र का पहला बयान सुनकर पुलिस वालों ने इसलिए उल्टियां की थी क्योंकि सुरेंद्र ने बताया कि जो भी बच्चे मरे हुए मिले हैं उनमें से कई को मैंने मारने के बाद काट कर अपने किचन में बनाया और खाया था। पुलिस वालों ने बताया कि हमने अपने एक्सपीरियंस में पहली बार आदमखोर देखा था। पुलिस वालों का कहना था कि हमें उस इंसान से घिन आ रही थी। ड्यूटी के कारण मजबूरी में हम उससे बात कर रहे थे। कोहली ने अपने बयान में बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं और बीवी है। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा गांव का रहने वाला हूं। उसने बताया कि जब मैं दिल्ली आया था नौकरी की तलाश में तो पहले तो सब ठीक चल रहा था, पर जब से मैंने मुनिंदर साहब के यहाँ काम शुरू किया था तब उनको देखकर मेरे अंदर का भी शैतान जागने लगा था। सुरेंद्र बताता है कि मैं भी लड़कियों को टाइम पास समझने लगा, अपने मालिक की तरह। उसने बताया जब मैं पहली बार लड़की लेकर अपने मालिक के पास गया तो मेरा मालिक रात भर उसके साथ रहा। फिर सुबह वो जल्दी घर से निकल गया क्योंकि सुबह उन्हें एक मीटिंग में जाना था। मालिक के जाने के बाद भी वो लड़की उसी कोठी में थी। मुनिंदर जाते समय ये बोल गया था कि इसे ऑटो करवाकर पैसे देकर यहाँ से भेज देना, पर सुरेंद्र के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मालिक के घर से जाते ही सुरेंद्र उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं भी तुमको पैसे दूंगा, तुम मेरे साथ भी टाइम बिताओ। इतना सुनते ही वो लड़की जोर जोर से सुरेंद्र पर हंसने लगती है और उसको ताने मारने लगती है। उस लड़की की बातें सुरेंद्र को अंदर तक झकझोर देती हैं। सुरेंद्र उस लड़की की बातों से तमतमा जाता है और उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। उस लड़की को मारने के बाद भी सुरेंद्र का गुस्सा शांत नहीं होता है, तो सुरेंद्र उस लड़की के कुछ बॉडी पार्ट्स काट लेता है। उसका रेप भी करता है। जो बॉडी पार्ट्स काट कर अलग किए थे उनको ले जाकर किचन में पकाता है और फिर बड़े ही चाव से उसको खाता है। बाकी के बचे हुए बॉडी पार्ट्स को सुरेंद्र पॉलीथीन में भरकर नाले में डाल आता है, फिर आकर पूरे घर की सफाई कर डालता है। इस मर्डर को करके ये सोचता है कि मैं बहुत होशियार हूँ क्योंकि उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। सुरेंद्र मुनिंदर का नौकर था और उसने मर्डर भी मुनिंदर के घर पर किया था, तो उसे और किसी चीज का भी डर नहीं था क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानता था कि उसका मालिक बहुत ऊपर तक पकड़ रखता है। इस मर्डर को जब कुछ दिन बीत गए तो सुरेंद्र को लगा चलो फिर कोई शिकार करते हैं। ये सोचते हुए उसने देखा कि कोठी नंबर D5 के बाहर एक बच्ची खेल रही है। उस मासूम बच्ची को अकेला देखते ही इसके अंदर का आदमखोर जाग जाता है। सुरेंद्र बिना टाइम गवाए उस बच्ची के पास टॉफी लेकर गया और उसे एक टॉफी दी। वो बच्ची टॉफी पाकर बहुत खुश हुई और उसने सुरेंद्र से बोला अंकल आप बहुत अच्छे हैं। तो सुरेंद्र बोला तुम्हें और टॉफियां चाहिए? उस बच्ची ने कहा हाँ अंकल मुझे और टॉफियां चाहिए। तो सुरेंद्र बोला और टॉफियां तो अंदर हैं, चलो अंदर मैं वही तुम्हें टॉफियां दूंगा। वो नादान बच्ची इस दरिंदे की बातों में आ जाती है और उसके साथ D5 कोठी के अंदर चली जाती है। सुरेंद्र बच्ची को ले जाकर सबसे पहले उसका गला घोंटता है और फिर उसका रेप करता है। इसके बाद टुकड़े करता है, बच्ची के चेस्ट और हाथों को बनाकर खा लेता है तथा बाकी बचे शरीर को पॉलीथीन में भरकर नाले में डाल देता है। ये सब करके उसे जरा भी डर नहीं लगता है क्योंकि इस बार भी उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है। अब तो उसे हैवानियत पूरी तरह से सवार हो जाती है और वो अब इंसान के रूप में हैवान बन जाता है जो अब हर दिन हाथ में टॉफियां लिए अपना शिकार खोजता रहता है। सुरेंद्र हर 15 दिन में मासूम बच्चों को लाता और उनके साथ वही सब करके अपना अगला शिकार खोजने लगता। ये सिलसिला पूरे 1 साल तक चलता रहा। किसी ने उसे नोटिस भी नहीं किया। जब पायल लापता हुई और उसके पिता ने हाथ पैर मारे तब जाकर सुरेंद्र की पोल खुली। पुलिस वालों ने जब सुरेंद्र से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने हर बार यही कहा कि बस हो गया। उसे ये पता ही नहीं चला कि कब उसके अंदर का इंसान मर गया और कब वो हैवान बन गया। इसी हैवानियत के कारण उसने कभी अपने किसी भी जुर्म को करने से पहले कुछ भी सोचा विचारा नहीं और लगातार खौफनाक कारनामे करता रहा। जब सुरेंद्र के परिवार वालों को ये सब पता चला तो वो सभी भी हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था कि सुरेंद्र ऐसा भी कर सकता है। सुरेंद्र के माता पिता ने साफ साफ कह दिया कि इसके जुर्म की सजा सिर्फ मौत है। इसने जो किया है वो एक इंसान कभी भी नहीं कर सकता है। सीबीआई ने उसके खिलाफ कुल 17 केस दर्ज किए, जिनमें से कोर्ट की तरफ से 12-13 केसों में फैसला आ चुका है। कोहली को अब तक 12-13 केसों में फांसी की सजा हो चुकी है। मुनिंदर को एक केस में फांसी की सजा हुई थी, लेकिन बाद में कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया था। मुनिंदर कई साल से जमानत पर बाहर है। वो अपनी गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। सुरेंद्र आज भी जेल में ही है। जहां हमारा समाज आज इतना आगे बढ़ चुका है
वहीं आज भी एक तरफ अनेकों आदमखोर भरे पड़े हैं जो अपनी हैवानियत के चलते कुछ भी करते हैं। जुर्म की ऐसी ही खौफनाक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम की आहट को सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले एपिसोड पर। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।